हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी साइंसेस। ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है और पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने उसको लगभग कंप्लीट भी कर लिया था। और इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले HTML क्यू टैग के बारे में बताया गया है। तो ये जो क्यू फॉर्म होता है ये कोटेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने कंटेंट के दोनों साइड में डबल कोट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग ओपन किया और ये पैराग्राफ टैग यहाँ पर क्लोज हुआ है और ये आपका पूरा यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका पूरा डबल कोट के अंदर इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर डबल कोट लगाएं और यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर दें, और दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर क्यू टैग लगा करके क्यू टैग क्लोज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तरीके हैं। आपको हम ये वाला तरीका बताते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने कहीं भी डबल कोट का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, डबल कोट यानी इस तरह से डबल कोट कहीं भी हमने इसमें नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पर ब्राउज़र पे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पैराग्राफ आया है इसमें यहाँ पर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डबल कोट इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको हेडिंग बना दें, पैराग्राफ ना रखें, हेडिंग बनाएं ताकि आपको जो है अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको H1 हेडिंग बना दिया और यहाँ पर भी इसको जो है H1। ठीक है, आप ये जो क्यू टैग है यानी कि कोटेशन के लिए, तो आप इसको हेडिंग या पैराग्राफ दोनों में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका जो है डबल कोट इस तरह से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे, इस तरह से यहाँ पर हम क्यू टैग का यूज़ करते हैं। और हमें अगर डबल कोट की ज़रूरत हो तो हमें हमेशा क्यू टैग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्राउज़र को समझ में आता है कि कोई कंटेंट ऐसा है जो डबल कोट के अंदर लिखा गया है। और अगर आप डायरेक्टली डबल कोट लगा देते हैं तो उसके लिए फिर वहाँ पर जो है सर्च इंजन समझ नहीं पाता। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी वर्ड या किसी भी लाइन को अगर आप कोट में रखना चाहते हैं तो क्यू टैग का इस्तेमाल करें। उसके बाद अगले नंबर पर है HTML ब्लॉक कोड फॉर कोटेशन। ठीक है, तो जो HTML ब्लॉक कोड होता है ये भी कोटेशन के लिए होता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो आपको ब्राउजर में नहीं दिखाई देता, बल्कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बताया गया HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइन अ सेक्शन दैट कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई कंटेंट या आर्टिकल ऐसा है जो किसी अनदर सोर्स से ले रहे हैं, यानी किसी वेबसाइट से या कहीं बुक से आप उसको टाइप कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको वो जो कंटेंट है वो ब्लॉक कोट में रखना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने पूरा कॉपी कर लिया इस तरह से और डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पूरा एक ही लाइन में पेस्ट हो गया है, कोई इशू नहीं। इसे हमने डायरेक्टली सेव किया। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका जो है पैराग्राफ है और जो ब्लॉक कोड का कंटेंट होता है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पर आगे स्पेस छोड़ देता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये प्रिंट होता है यानी दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पर है HTML ABBR फॉर एब्रीवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एब्रीवेशन का शॉर्ट फॉर्म है ABBR और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी वर्ड का फुल फॉर्म दिखाना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WHO का जो पूरा नाम है वो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं पैराग्राफ में हम उसको शॉर्ट में रखना चाहते हैं लेकिन उसका फुल फॉर्म बताना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम टाइटल में बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ABBR टैग का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमें अगर टाइटल का यूज़ करना ही है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पैराग्राफ में भी तो ये दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों तरीके देखेंगे और दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइप करने में टाइम ना वेस्ट हो और यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने देखिए पेस्ट कर दिया, पूरा ये आपका एक लाइन का है। और इसको एक बार फिर से पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब की बार देखिए ABBR जो है इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ टाइटल वाले को जो है यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेते हैं यानी कट कर लेते हैं और पैराग्राफ में इस तरह से रखते हैं। ठीक है, और ABBR टैग को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दी है। एक तो आपका हमने यहाँ पर ABBR यूज़ किया है और दूसरा यहाँ पर हमने पैराग्राफ में इसका टाइटल दे दिया है। ठीक है, तो अब दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या सही रहेगा। ठीक है, तो सही तो आपका यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, यही सही होने वाला है। देखिए इसका आउटपुट दिखाते हैं आपको, इसको हमने सेव कर दिया। तो इसको आपको लगाना कैसे ये तो आपको पता चल गया होगा। जो जिस वर्ड पर भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं उससे पहले आपको ABBR टैग ओपन करना है और लास्ट में यहाँ पर क्लोज कर देना है और बीच में उसका टाइटल यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ABBR में इस तरह से होगा और इसे हमने सेव कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों लाइनें प्रिंट जो हुई हैं बिल्कुल एज इट इज़ हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि WHO के नीचे यहाँ पर कुछ डॉट डॉट में दिख रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट में पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। ठीक है,
दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर हम माउस को WHO पर थोड़ी देर हॉवर करते हैं तो इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख के आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम फाउंडेशन, जो ऊपर वाली लाइन थी, इसमें फाउंडेशन पर हॉवर करके रखते हैं तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी वाली लाइन में हम WHO पर रखते हैं तब भी आपका जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको कहीं फाउंडेशन पर या 1948 पे रखते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो यहाँ पर ये दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपका 1948 पे रखा है तब भी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, जो कि ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रखते हैं इसके ऊपर, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हॉवर करने पर कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि WHO पर यहाँ पर आपका पूरा नाम लिख करके आता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि अगर हमको कुछ इस तरह से कंटेंट प्रीव्यू करना हो तो यहाँ पर हम पैराग्राफ में टाइटल का यूज इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। हम ABVR का यूज करेंगे। और फिलहाल तो इस लाइन को हम डिलीट करते हैं यहाँ से, और इसको हमने सेव कर दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस क्या करता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट में कहीं भी आर्टिकल में या कहीं पर भी आप कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं और उसके बाद अगर आपको एड्रेस अपना इंक्लूड करना है अपने वेब पेज में, तो उस कंडीशन में आपको अपना एड्रेस जो है वो एड्रेस टैग में रखना चाहिए, ठीक है। एड्रेस टैग में रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी सर्च इंजन को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे वो समझेगा कि इस वेब पेज में जो एड्रेस टैग के अंदर है वो ही आपका जो है वो एड्रेस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये आपके लिए एक फ़ायदा होगा, क्योंकि सर्च इंजन आसानी से समझ जाएगा कि इसके अंदर जो लिखा गया है वो एक एड्रेस है, ठीक है। और अगर आप इसको पैराग्राफ में रखते हैं तो फिर वो सर्च इंजन समझेगा कि एक नॉर्मल पैराग्राफ है, जैसे कि सारे पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसे लगाने के लिए सिंपली आपको एड्रेस टैग ओपन करना और लास्ट में यहाँ पर क्लोज कर देना है, बीच में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। और ये लाइन ब्रेक कर देनी है आपको, अगर करना चाहते हैं तब की बात है। BR का मतलब तो आपको पता ही है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, देखिए कि जो एड्रेस एलिमेंट होता है वो यूजली डिस्प्ले इन इटैलिक, यानी कि वो जो प्रीव्यू होता है आपका एड्रेस वो इटैलिक में प्रीव्यू होता है, ठीक है। इटैलिक आपका तो होता ही है, साथ में वो एड्रेस होता है, समझ गए होंगे आई थिंक। आपका जो एड्रेस होगा वो इटैलिक प्रीव्यू होगा, इसको आप अपने आप से करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है HTML साइट फॉर वर्क टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइट होता है ये वर्क टाइटल के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो पेंटेड है आपका वर्क है, और इसके लिए यहाँ पर हमने साइट में एक द स्क्रीम को यहाँ पर हमने साइट में रखा है, जो कि एक इटैलिक दिखेगा, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में आपका ये वर्ड जो होगा वो इटैलिक होगा। तो यहाँ पर आप अगर साइट टैग लगाते हैं और साइट टैग क्लोज करते हैं तो बीच का वर्ड आपका इटैलिक होगा। साथ ही में यहाँ पर इसका जो मतलब होता है ये ब्राउज़र के लिए होता है, ठीक है। ब्राउज़र यहाँ पर समझता है कि ये आपका वर्क का टाइटल है, ये आपका क्या है वर्क है, और ये उसका क्या है टाइटल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद है वीडियो। वीडियो का यहाँ पर पूरा नाम है BI डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है। तो BI डायरेक्शनल ओवरराइड ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को ओवरराइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं पूरा, और इसको यहाँ पर हम अपने फाइल में पेस्ट करते हैं, और इसे हमने पेस्ट कर दिया। और एक काम और करते हैं, इसको जो है हम फिर से एक बार कॉपी करते हैं, और वैसे तो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले से कॉपी था फिलहाल। और इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पर हम वो रखते हैं लेफ़्ट टू राइट, यानी कि LTR, ठीक है। पहले इसका आउटपुट दिखाते हैं फिर आपको इसे समझाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट रिफ्रेश किया, और यहाँ पर हमने जो है वीडियो, यहाँ पर हम BR टैग देंगे, ठीक है, BR, और इसको हमने सेव कर दिया। और यहाँ पर अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन आपकी लिखी गई है, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और जो दूसरा है यहाँ पर ये उल्टा लिखा है। अगर आपको इसे पढ़ना होगा तो इसे आपको इस तरह से पढ़ना होगा, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये करता है आपका जो वीडियो टैग होता है ये आपका डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ये DIR जो है आपका एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है। यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक आपकी है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ये लेफ़्ट टू राइट ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन नहीं भी सेट करेंगे, यहाँ पर आप एट्रीब्यूट नहीं भी लगाते हैं, तब भी आपका वीडियो टैग में होगा तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखेगा, नॉर्मल, जैसा कि सभी में होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वो पलट जाएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट हो जाएंगे। समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं और नोट्स यहाँ पर ओपन करते हैं पहले तो। उसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पर है HTML कलर्स। और HTML कलर्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बिना तो वेब पेज बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वेब पेज में जितने भी कलर होते हैं, आप बैकग्राउंड में टेक्स्ट का कलर, बॉर्डर का कलर, या किसी डिव का कलर, आप जितने भी कलर वेबसाइट पे देखते हैं उन कलर्स को आप कैसे इंसर्ट करेंगे, और उन कलर्स को इंसर्ट करने के कितने तरीके होते हैं, उसको किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। HTML
कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम, ठीक है। जो HTML कलर्स होते हैं उसके जो प्री डिफाइंड कलर नेम होते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, ठीक है, ये इसका क्या है नेम है, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये कलर्स के नेम होते हैं। तो हम चाहें तो कलर्स को कलर्स के नेम से भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम RGB कोड के जरिए यूज कर सकते हैं। अब RGB कोड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, या फिर हम हेक्सा कोड के जरिए यूज कर सकते हैं, फिर HSL के जरिए यूज कर सकते हैं। RGBA होता है, HSLA होता है। तो इन सभी वैल्यू के जरिए हम किसी भी कलर को अपने वेब पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कलर नेम के जरिए कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया इन HTML अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ कलर नेम। अगर आप कलर नेम के जरिए यूज करना चाहते हैं तो आपको हर कलर के नेम पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप ये कलर देख पा रहे होंगे जो कि लगभग रेड जैसा है, तो इसका नाम है एग्जैक्टली टोमेटो, ठीक है। यहाँ पर इसका जो नाम है कलर का वो टोमेटो है। इसी तरह से यहाँ पर ऑरेंज हो गया, और यहाँ पर डोडेगर ब्लू हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर सारे नेम दिए गए हैं, मीडियम, सी ग्रीन, ठीक है, ग्रे हो गया, स्टेट ब्लू हो गया, ठीक है, वॉयलेट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर कलर के नेम दिए गए हैं। और भी बहुत सारे नेम होते हैं, यहाँ पर हमने कुछ कम ही लिस्ट रखी है, और बाकी कलर्स की पूरी लिस्ट आपको हम बता देंगे लास्ट में इसी वीडियो में कि आपको सारे के सारे कलर्स नेम कहाँ से पता चलेंगे, और सारे के सारे कलर्स के जो कोड हैं वो कहाँ से पता चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर की बात करें तो कलर चाहे टेक्स्ट पर लगाना हो, या बैकग्राउंड पर लगाना हो, या बॉर्डर पर लगाना हो, कलर को आप उसके नाम से या उसके कोड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H1 में, ठीक है, H1 यानी कि हेडिंग 1, और ये पैराग्राफ में H1 में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट किया गया है डोडगर ब्लू, और यहाँ पर पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर जो है वो टोमेटो सेट किया गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आप आउटपुट भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आपका डोडगर ब्लू है, और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ आपका है ये आपका जो है वो टोमेटो है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये आपका टोमेटो कलर का है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फॉन्ट का कलर है वो व्हाइट रखा गया है, ठीक है, यानी फॉन्ट का जो कलर है वो व्हाइट रखा गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको हमने किया कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं, पेस्ट करते हैं, इन दोनों लाइनों को हटा देते हैं, और यहाँ से इसको एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको पहले तो हम सेव करके आपको ऐसा ही आउटपुट सेम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए बैकग्राउंड में ये डोडगर ब्लू, और यहाँ पर पैराग्राफ में ये टोमेटो कलर आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तो यहाँ पर अब हम इसमें जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट में ही यहाँ पर आपको स्पेस दबाना है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी दूसरी प्रॉपर्टी कलर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कलर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलन लगाना है, शिफ्ट के साथ कॉलन, और फिर उसके बाद आप इसका कलर क्या रखना चाहते हैं, तो व्हाइट रखना चाहते हैं तो व्हाइट, ठीक है, व्हाइट हो गया। और यहाँ पर वापस से सेमी कॉलन और सेव कर दिया, और इसी को हमने वापस से कॉपी कर लिया, और यहाँ पर भी इसको हमने पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद सेव कर लिया, ठीक है। और अब चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो कलर है वो व्हाइट हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका अलाइनमेंट रखना चाहते हैं सेंटर, तो यहाँ पर हम इसका अलाइन भी सेंटर रख सकते हैं, ठीक है, अलाइन सेंटर, अलाइन, और यहाँ पर आपको जो है कॉलन लगाना है और इसकी वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो अलाइन जो है ये आपका क्या है, देखिए अलाइन जो है ये आपका, यहाँ पर पहले तो सेमी कॉलन लगा देते हैं, फिर देखिए अलाइन ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये आपकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से हमने बताया था बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट यूज करना होगा, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट, और यहाँ पर बीच में डेक्स, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये आपको यूज करना होगा, ठीक है। तब आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आएगा, समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा भूल गए थे, फिलहाल कोई नहीं। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अलाइन भी एक प्रॉपर्टी है जिसका ये आपका सेंटर जो था ये वैल्यू था, जिसको हम लेफ्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, राइट में करना चाहें तो यहाँ पर हम राइट लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे, और इसे सेव, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी आपका जो है सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना तो आपका कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद है टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर हमने जस्ट अभी देखा है, ठीक है। टेक्स्ट कलर आपको को लगाना है तो उसके लिए आपको कलर डायरेक्टली लिखना होगा और उसका कलर का नेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद है बॉर्डर कलर, ठीक है। तो बॉर्डर कलर देख लेते हैं इसको। बॉर्डर कलर में भी कुछ खास नहीं होता है, यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बॉर्डर कलर देना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बॉर्डर देना होगा। तो यहाँ पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट में बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल देंगे, और कलर जो इसका होगा वो सॉलिड टोमेटो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड टोमेटो लिखेंगे तो ये बॉर्डर 2 पिक्सल और आपका जो कलर है वो सॉलिड टोमेटो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं कलर। चलिए इसको हम कॉपी करके आपको दिखाते हैं, एक ही लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया
और डायरेक्टली यहाँ पर इन दोनों को हटा देते हैं पहले तो, और इसकी जगह ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया और वापस से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसका जो कलर है बॉर्डर का वो टोमेटो आ रहा है। बाकी इसमें आप चाहें तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, या फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया और इसका हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलन, और बैकग्राउंड कलर हम इसका क्या देना चाहते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो बॉर्डर का जो कलर है वो टोमेटो है, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे हमने ग्रीन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ग्रीन दे दिया या ब्लू दे दिया। ठीक है, ब्लू दे दिया, और फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसका कलर दे देते हैं जो लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, कलर इसका दे देते हैं वाइट, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन, और इसको हमने सेव किया फाइनली। और अब यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बॉर्डर भी आ रहा है, और बॉर्डर का जो कलर है वो यहाँ पर टोमेटो आ रहा है, अंदर का ब्लू कलर है और फॉन्ट का कलर वाइट है, और ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने 5 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे बॉर्डर जो है वो और मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, नोट्स में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कलर हो गया होगा, यहाँ पर आपका बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कलर वैल्यू की। ठीक है, तो हम कलर को कलर के नेम से या फिर उसकी कलर की वैल्यू से भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये टोमेटो कलर है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो टोमेटो कलर को टोमेटो नाम से भी यूज कर सकते हैं या फिर उसके कोड से भी यूज कर सकते हैं। अब कोड RGB कोड भी होता है, हेक्सा कोड भी होता है, HSL कोड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी कोड यूज करेंगे आपको कलर वही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, तो इन्हीं को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए हेडिंग बना ली है, और इसमें हमने बैकग्राउंड कलर जो रखा है वो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, RGB 2559971, यानी ये कलर कोड है टोमेटो का। ठीक है, अगर हम RGB की बात करें, और अगर हम हेक्सा की बात करें तो बैकग्राउंड कलर हैच का साइन लगा करके इस तरह से हमें कलर देना होता है। इसको आप अच्छे से समझ ले। देखिए बैकग्राउंड कलर वही है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू की जगह पर आप सीधे कलर का नेम डिसाइड कर सकते हैं, यानी नेम डाल सकते हैं, या फिर कलर तो मिलियंस में कलर होते हैं तो मिलियंस नेम तो नहीं याद हो सकते, इसलिए कलर को हमेशा कोड से ही यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग में हेक्सा कलर का यूज़ किया जाता है। ये जो आप यहाँ पर हेक्सा कोड देख रहे हैं तो इसी से यूज़ किया जाता है। ठीक है, हेक्सा कोड से, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको RGB और ब्रैकेट इस तरह से और कॉमा ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जबकि हेक्सा कोड में क्या होता है, हेक्सा कलर कोड में आपको सिर्फ हैच का साइन और सीधे कलर का कोड दे देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर FF6347 ये क्या है, टोमेटो कलर का कोड है। ठीक है, तो ये कोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कोड जो है वो मिल जाते हैं। कई सारी वेबसाइट हैं, उनके बारे में आपको हम अभी बता देंगे। ठीक है, और कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हम हेक्सा को इस तरह से यूज करेंगे। HSL की बात करें तो HSL और ब्रैकेट में उसकी 3 वैल्यू पास करेंगे, 9, 100%, 64%। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर RGBA जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें जो लास्ट वैल्यू होती है, देखिए देखिए यहाँ पर ये क्या है, R है यानी रेड है 255, और ये 99 जो है ये क्या है, ग्रीन है, और जो 71 है ये क्या है आपका ब्लू है। ठीक है, और यहाँ पर जो 0.5 लिखा है ये A है। ठीक है, और ये जो आपका A होता है, A का मतलब होता है अल्फ़ा, और अल्फ़ा यानी कि आपका ये ट्रांसपेरेंट करता है। यहाँ पर 0.5 लगा यानी कि 50% कलर जो होगा वो दिखाई देगा, 50% जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर HSLA है, और यहाँ पर भी ये जो 0.5 है ये अल्फ़ा के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। सेव किया और यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर और ये कलर और ये कलर, ये तीनों ही क्या हैं आपके, ये तीनों ही टोमेटो कलर हैं, जिनका इसमें हमने RGB कलर यूज़ किया है, और इसमें हमने यहाँ पर यूज़ किया था हेक्सा कलर, और इसमें हमने HSL यूज किया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंसी लगाई थी 0.5, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, तो हम किसी भी कलर को किसी भी चीज़ से यानी वैल्यू से या कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये समझ आ गया होगा, और कुछ अगर बाकी है तो वो आगे हम पढ़ लेंगे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद RGB वैल्यू की बात करें तो RGB वैल्यू में यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो रेड की होती है, दूसरी ग्रीन की, और तीसरी जो वैल्यू होती है वो ब्लू कलर की होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम 255 होता है और मिनिमम 0 होता है। ठीक है, जो रेड और ग्रीन और ब्लू की वैल्यू होती है, इस डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ पर हमने बता दिया, अगर आप 0, 0 और 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये आपका ब्लैक कलर होगा। ठीक है, अगर आप 0, 0, 0 रखते हैं तो ये ब्लैक कलर होगा, और अगर आप 255, 255, 25 रखते हैं तो ये आपका पेवर
वाइट कलर होगा, और बाकी नंबर्स को 0 से लेकर के 255 के बीच में अगर रखते हैं तो वहाँ पर कलर जो है डिपेंड करता है कि आप क्या कोड लिख रहे हैं, उस हिसाब से कलर रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में हमने बता दिया। आरजीबी का पूरा नाम रेड ग्रीन ब्लू, और जो वैल्यू होती हैं वो मैक्सिमम मिनिमम 0 और मैक्सिमम 25 तक होती है, और हर वैल्यू को कॉमा सेपरेट किया जाता है। ठीक है, आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये तो समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये RGB की वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको ये रेड कलर इस तरह से चाहिए तो जैसा कि हमने बताया, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट वाला होता है वो आपका किसके लिए होता है, रेड के लिए होता है। तो अगर आप इन दोनों को 0 कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को 0 करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ आपका रेड ही होगा। अगर आप यहाँ पर रखते हैं 245, ठीक है, तो रेड होगा लेकिन थोड़ा सा हल्का होगा। और अगर आप यहाँ पर 255 बीच सेंटर वाला रखते हैं यानी ग्रीन रखते हैं तो आपका ग्रीन होगा, और ब्लू रखना चाहते हैं तो ब्लू वाले को 255 और बाकी दोनों को 0 कर दो। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल अपने आप से करें। ठीक है, सारा कुछ समझ आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये ब्लू है जिसमें लास्ट में 255 है, और ये आपका यहाँ पर ग्रीन है बट पूरा ग्रीन नहीं है पेवर, तो इसमें देखिए ब्लू और ग्रीन ये दोनों क्या है, मिक्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मिक्स है आपका रेड। ठीक है, 60%, तो ये कलर रेडी होता है आपका। इसी तरह से यहाँ पर ये RGB कलर है। ठीक है, इसका कोड ये है। अगर आपको इस तरह से कलर चाहिए, अपने वेब पेज में किसी टेक्स्ट का कलर चाहिए या किसी बैकग्राउंड का कलर चाहिए, तो ये कलर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, आप इनको आराम से देखें। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए, किस कलर के लिए कौन सा कोड है। कुछ कोड आपको याद कर लेने हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लें, जैसे ब्लैक का हो गया, वाइट का हो गया, और कुछ जो ज़्यादा कलर यूज किए जाते हैं उनको, उनका जो कोड है आप याद कर लें तो सही रहेगा। ठीक है, और हेक्सा कोड भी आप याद कर लें। हेक्सा कोड जो होता है वो भी इसी से बना होता है। उसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से RRGG और BB, मतलब ये चीज़ डालनी होती है। अब वो जो RGB कोड होता है आपका, ठीक है, RGB जो होता है वो डेसिमल नंबर से बना होता है। ठीक है, और जो हेक्सा होता है वो हेक्सा डेसिमल नंबर से बना होता है। अब डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर, ये क्या होता है, बाइनरी वगैरह, ये नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब और थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा आपको। ये हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 जो आपका IT टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क है O लेवल का, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड है, देखिए यहाँ पर ये है FF000। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं FFF, यानी कि 4 बार अगर हम यहाँ पर 6 बार अगर यहाँ पर हम F रखते हैं तो यहाँ पर आपका ये जो कलर होगा ये आपका वाइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम केवल 2 बार F रखते हैं, बाकी 0 रखते हैं, तो इस कंडीशन में आपका कलर जो होगा वो रेड होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो 2 F होते हैं यानी कि यहाँ पर 3 के पेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं RRGG और BB। ठीक है, तो अगर आप RR को यहाँ पर FF रखते हैं तो ये पूरा रेड होगा, और यहाँ पर अगर आप FF रखते हैं तो ये आपका पूरा ग्रीन होगा, और ये यहाँ पर आपका ये ब्लू होगा। ठीक है, तो इसे आप जो है अपने आप कैलकुलेशन करें तो आसानी से समझ आ जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कलर कोड दिए गए हैं, हेक्सा कोड हैं, और कुछ एग्जांपल यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से HSL है, जिसमें यहाँ पर HSL का मतलब ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस होता है। ठीक है, HSL ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, ये भी आपके कलर होते हैं। और यहाँ पर आप जो है इनको परसेंटेज में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100%, 50%, तो यहाँ पर 100% सैचुरेशन कितनी है, 100% है, और जो लाइटनेस है वो 50% है, जिससे यहाँ पर ये रेड कलर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप जो है अच्छे से देख लें, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये सब कलर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि हमने जो है डिटेल में लगभग बता दिया है। अब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप उसको कितना अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर RGBA है, तो इसके बारे में भी हमने बता दिया है। RGBA यानी रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो अल्फ़ा, यानी कि आपकी ये वाली जो वैल्यू होती है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होती है, और ये इस मिनिमम होती है आपकी 0.0 और मैक्सिमम होती है 1.0। ठीक है, इसके बीच में आप जो भी रखना चाहें 0.1, 0.2, 0.3 और इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.0, ये आपका होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आप कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, ये यहाँ पर 0.2 है तो उससे थोड़ा डार्क है, फिर 4 उससे डार्क, 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 1 में क्या होगा, ये पूरा आपका क्लीन होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर 1 ही रखना चाहते हैं तो इसकी रखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर आपको A भी लगाने की ज़रूरत नहीं, और ये दोनों ही चीज़ें आपको नहीं रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम A का यूज RGBA तब यूज करते हैं जब हमको ट्रांसपेरेंट करना हो। इसी तरह से HSLA में भी जो A का मतलब है अल्फ़ा ही है, वो भी आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कलर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो से यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा CSS। ठीक है, CSS यानी कि स्टाइलिंग HTML विद CSS। HTML तो कंटिन्यू है ही, क्योंकि HTML में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर CSS को भी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।